हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन ड्रामा की जिसका नाम है व्हेन टाइम स्टॉप्ड। तो गाइस, ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोरिया की एक बहुत ही पुरानी और खास पेंटिंग का आज ऑक्शन था। ये इस पेंटिंग को फ्रांस लेके जाने वाले थे, पर नीलामी से पहले ही यहाँ पे टाइम एकदम से रुक जाता है। सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और तभी यहाँ पे कहानी का मेन हीरो जुनवो आता है और पेंटिंग को चुरा के चला जाता है। बाहर आके वो जैसे ही चुटकी बजाता है, टाइम फिर से चलने लगता है। जुनवो इस पेंटिंग को लेकर अपने लैंड ओनर के पास आता है। तो ये अंकल इसे कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कैसे कर लेते हो, वो भी बिना किसी सुराग को छोड़े हुए। जुनवो कहता है ये तो सीक्रेट है और वैसे भी ये पेंटिंग तो कोरिया की अमानत है, उसे फ्रांस में नहीं कोरिया में ही होना चाहिए। फिर ये अंकल कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है और मैं तुम्हें ज्यादा रेंट पर अब घर देने वाला नहीं हूँ, तुम्हें कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसके जाने के बाद ये अंकल कहते हैं कि अब वो टाइम आ गया है। ये लैंड ओनर हमें यहाँ थोड़े से सस्पिशियस दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम कहानी की फीमेल लीड सियोना को देखते हैं। वो सुबह जल्दी उठकर अपनी डिलीवरी वाली जॉब करने जाती है। दोपहर में वो किसी कैफे में काम करती है और रात होते ही किसी बार में काम करने के लिए जाती है। वो अपनी सैलरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन तभी उसे टाइम उसके सामने एक बंदा आता है जो उससे पैसे मांगने लगता है। दरअसल सियोना के डैड ने इस बंदे से कुछ पैसे उधार लिए थे और ये इंटरेस्ट मांगने ही आया था। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपनी ये बिल्डिंग मुझे दे दो। बट सियोना कहती है मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, बस थोड़ा सा इंतजार करो। वो कहता है कि सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है, तो अब नेक्स्ट मंथ से मैं तुमसे इंटरेस्ट के ज्यादा पैसे लूंगा और अगर तुमने नेक्स्ट मंथ भी मुझे पैसे नहीं दिए तो ये बिल्डिंग मेरी हो जाएगी। वो अगले दिन ही अपनी बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोगों के पास से रेंट मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे रेंट नहीं देता। एक बंदा उसे डराता है तो दूसरी लेडी उसे अपना दुखड़ा सुनाती है और तीसरा तो उसे देखकर भाग ही जाता है। अब सियोना रियल एस्टेट के ऑफिस में जाती है और वहाँ पे जाके कहती है कि मेरी बिल्डिंग का बेसमेंट खाली है तो मुझे वहाँ के लिए कोई कस्टमर चाहिए। वो कहती है कि तुम्हारे बेसमेंट में भला कौन रहने आएगा, लेकिन तभी यहाँ पे जुनवो पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे सनलाइट से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कोई बेसमेंट ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सियोना भाग के आती है और कहती है कि मेरी बिल्डिंग का बेसमेंट खाली है, चाहो तो तुम वहाँ पर रेंट पर रह सकते हो। वो जुनवो को ले आती है और बेसमेंट दिखाते हुए कहती है कि ये अभी थोड़ा गंदा है, लेकिन साफ सफाई के बाद ये काफी सही हो जाएगा। वो कहती है कि तुमने रहने के लिए बेसमेंट ही चूज क्यों किया। जुनवो कहता है कि मेरा काम ऐसा है जो मैं दिन में नहीं कर सकता, मुझे सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर सियोना के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। वो सोचती है कि कहीं ये लड़का कोई गैंगस्टर तो नहीं या फिर कोई सीरियल किलर तो नहीं। वो बहुत ही बेकार एक्सप्रेशन दे रही थी। जिन वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, वो उसे कुछ नहीं कहती और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें 10,000 डिपॉजिट और रेंट के 1,000 पे करने होंगे। जिन वो उसकी तरफ ध्यान से देखता है तो सियोना कहती है कि ठीक है, तुम 900 मुझे दे सकते हो। पैसे कम करते हुए वो लास्ट में 600 तक आती है और कहती है कि फाइनल हो गया, तुम्हें मुझे डिपॉजिट के 10,000 और रेंट के 600 देने पड़ेंगे। ये सुनकर वो बाहर जाने लगता है तो सियोना उसको रोकते हुए कहती है कि क्या मैं और भी ज्यादा डिपॉजिट कम कर दूं। जुनवो कहता है कि मैं बाकी घरों को भी देखूंगा और उसके बाद ही कुछ फैसला करूंगा। सियोना कहती है कि 5,000 डिपॉजिट और रेंट 500 कैसा रहेगा। इस पर जुनवो मान जाता है। दूसरी तरफ हम एक भाई बहन को देखते हैं। उस लड़के की बहन को पेट में दर्द हो रहा था। वो अपने भाई को कहती है कि उसके पेट में बहुत दर्द है। वो लड़का देखता है कि उसके पिता को उन दोनों बच्चों की कोई नहीं पड़ी थी, वो तो सिर्फ पिए ही जा रहा था। अब वो फार्मेसी दवा लेने जाता है, बट पैसे ना होने की वजह से उसे कोई दवाई नहीं मिलती। अब वो कुछ पैसे चुरा के भागने लगता है और कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो अब यहाँ पे टाइम को पीछे कर देता है और ऐसा वो कई बार करता है। दूर से उस बच्चे को एक ग्रीन रीपर देख रहा था। जब वो बच्चा भाग रहा था तो वो ग्रीन रीपर उसके सामने आके कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। ये बच्चा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी बहन बीमार है। ग्रीन रीपर उसे कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी बुरी किस्मत है। इसके बाद ये ग्रीन रीपर उस बच्चे को गायब करके एक पॉट में कैद कर देता है। इसके बाद हम ऐसे बहुत सारे ग्रीन रीपर्स को देखते हैं। उनका टीम लीडर उन्हें कह रहा था कि इन अद्भुत शक्तियों के साथ बहुत सारे लोग जन्म ले चुके हैं, हमें उन लोगों को पकड़ना है और उनकी आत्मा को इस पॉट में कैद करना है ताकि आगे चलकर अर्थ पे कोई भी मुसीबत न आए। इनमें से कोई पूछता है कि इनके पास ऐसी शक्तियाँ आई कहाँ से। टीम लीडर उसे कहता है कि ये एक ग्लिच है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो गॉड 100% परफेक्ट नहीं है, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। अब गॉड ने ह्यूमन वर्ल्ड में जो मेस फैलाया है, हमें उसे साफ करने का काम मिला है, क्योंकि टाइम का कंट्रोल तो सिर्फ गॉड के हाथों में ही होना चाहिए। तभी यहाँ पे वो रीपर बच्चे की आत्मा को लेकर आता है। इस रीपर का नाम युंगजुंग है। युंगजुंग अपने काम में काफी परफेक्ट था और वो किसी के भी रूल को फॉलो नहीं करता था, इसीलिए टीम लीडर हमेशा उससे चिढ़ता रहता था। दूसरी तरफ ह्यूमन वर्ल्ड में उस बच्चे को पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसके पिता को अपनी बेटी
बेटी की कोई परवाह ही नहीं थी। जब वो और भी ज्यादा अल्कोहल खरीदने जा रहा था तो म्यूनजुन आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी नजरें तुम पर है, अगर तुमने अपनी बेटी का ध्यान अच्छे से नहीं रखा तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। दूसरी तरफ सियोना के पास वो बंदा फिर से कर्जा मांगने के लिए आता है। सियोना उससे थोड़ा सा टाइम मांगती है, लेकिन वो 10 मिनट के बाद फिर से आता है और कहता है कि मेरे पैसे दो वरना ये बिल्डिंग मेरे नाम कर दो। वो बार बार बिल्डिंग की मांग इसलिए कर रहा था क्योंकि जल्दी ही ये एरिया डेवलप होने वाला है और जमीन की प्राइस भी यहाँ बढ़ जाएगी। सियोना के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए उस बंदे को बिना पैसे लिए जाना पड़ता है। सियोना एक पुरानी बात को सोचती है जहाँ पे वो अपने डैड से कह रही थी कि आप इस बिल्डिंग को बेचकर उन सभी को पैसे क्यों नहीं दे देते, लेकिन उसके डैड इस बिल्डिंग को नहीं बेचना चाहते थे और वो सारी बातें सोच कर ये इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसी इंसिडेंट के बाद उसके डैड की मौत हो गई थी। जुनवो उसी तरफ आ रहा था और वो सियोना को रोते हुए देख लेता है, लेकिन उससे बिना बात करे ही अपने घर चला जाता है। इसके बाद सियोना अपनी दूसरी डिलीवरी जॉब करने के लिए जाती है। उसे काफी पैसे मिल रहे थे, लेकिन उसे बारिश में डिलीवरी करनी थी। ये लोग इतनी ज्यादा उससे फूड डिलीवरी करवाते हैं कि वो गाड़ी चलाते हुए ही झपकी ले लेती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सामने तेजी से एक ट्रक आ रहा था जो सियोना को टक्कर मारने वाला था, लेकिन तभी ही जुनवो चुटकी बजा देता है जिसके कारण टाइम स्टॉप हो जाता है। जुनवो जब उसके पास जाता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सियोना हिल डुल रही थी और वो जुनवो से पूछती है कि तुमने ये कैसे किया, और जुनवो ये सोच रहा था कि उसकी शक्तियों का इस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। जुनवो यहाँ पे डर जाता है। सियोना उससे पूछती है कि बताओ तुमने ये कैसे किया, क्या तुम कोई मैजिक कर रहे हो। यहाँ पे जुनवो 2-3 बार चुटकी बजा के देखता है, लेकिन सियोना के ऊपर तो इसका कोई भी असर नहीं होता। रात में सियोना घर वापस आ जाती है और वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ जुनवो भी यही सोच रहा था कि उसके ऊपर मेरी पावर काम आखिर क्यों नहीं करी। अगले दिन सियोना को बहुत सारे बिल भरने को मिलते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो सबके पास से रेंट मांगने जाती है, लेकिन हमेशा की तरह उसे रेंट नहीं मिलता। जो लड़का हमेशा उसे देख के भाग जाता है वो इस बार भी ऐसा ही करता है। सियोना जब अपनी जॉब पे चली जाती है वो वहाँ पे सो जाती है, तो उसकी बॉस कहती है कि आज कोई कस्टमर नहीं है तो तुम जल्दी अपने घर जा सकती हो। सियोना अपना बैग लेके जा रही थी, लेकिन तभी टाइम फिर से रुक जाता है। कुछ लोग स्मगलिंग की बात कर रहे थे तो जुनवो पुलिस वालों को लेकर वहाँ पे आ जाता है। वो उन लोगों को पकड़वा देता है। सियोना फिर से यहीं सो गई थी तो उसकी बॉस कहती है कि तुम फिर से सो गई, यहाँ नहीं अपने घर जाकर सो। सियोना के घर आते टाइम उसका स्कूटर खराब हो जाता है, तभी यहाँ पे इंसेओप आता है। ये वही भागने वाला लड़का है। वो उसके स्कूटर को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही नहीं होता। ये दोनों आपस में हाई स्कूल टाइम से फ्रेंड रह चुके हैं और इंसेओप इस कहानी का सेकंड मेन लीड है। सियोना उससे पूछती है कि क्या तुमने टाइम स्टॉप करने वाले मैजिक के बारे में सुना है। वो कहता है कि ये तो बहुत इजी है। वो आवरा का डाबरा झुकर के कहता है कि देखो कुछ हुआ नहीं ना, तो ऐसा मैजिक दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। सियोना देखती है कि जुनवो घर की तरफ जा रहा है तो वो इंसेओप को छोड़कर उसके पास भागती है। सियोना जुनवो से पूछती है कि तुमने फिर से टाइम को स्टॉप किया तो ये मैजिक नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर सच में सुपर पावर है। जुनवो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो पहले तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, और ये सुनकर सियोना उसे थैंक यू कह देती है। जुनवो कहता है कि मेरी इस एबिलिटी के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। वो हाँ में सिर हिलाती है। वो कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का कागज के असली नोट बना रहा था और पैसे छाप रहा था। तभी यहाँ पे म्यूनजुन आकर उस बंदे को पकड़ लेता है और उसे गायब कर देता है। दूर से ये सारा नजारा वो ग्रेम रिपर का टीम लीडर देखकर जेलस फील कर रहा था क्योंकि उसे म्यूनजुन पसंद नहीं था। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। वो जैसे ही वॉशरूम जाता है वो एक लड़की में बदल जाता है, मतलब कि उसके पास शेप बदलने की पावर है। इस लड़के के बारे में ग्रेम रिपर्स बातें कर रहे थे कि ये लड़का है या लड़की, कुछ भी पता नहीं चल रहा। इसका नाम एज सब कुछ अननोन है। ये लोग मीटिंग पूरी करके उस बंदे को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा चालाक था कि वो ग्रेम रिपर्स को देख के फिर से अपना रूप चेंज करता है। ऐसा वो 2-3 बार करता है तो रिपर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक रिपर तो असली इंसान को पकड़ने वाली थी, लेकिन तभी वो रुक जाती है। इसके बाद टीम लीडर सभी लोगों को डांट रहा था कि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर सकते, तुम्हें लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। इसके बाद सियोना बिल्डिंग के नीचे छुपकर देखती है कि जुनवो कहीं जा रहा है। वो उसके पीछे जाती है और यहाँ पे कुछ लोग कीमती बुद्धा मूर्ति को चुराने की बात कर रहे थे। सियोना यहाँ आ जाती है। वो देखती है कि जुनवो तो यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा। वो जाने के लिए सोचती है, लेकिन ये गुंडे उसे जाने नहीं देते। इन गुंडों में एक पुलिस वाला भी था और वो सियोना पे गन पॉइंट करता है। सियोना यहाँ बहुत ज्यादा डर जाती है। वो चिल्लाती है कि मुझे प्लीज बचा लो, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं आसपास हो। पुलिस वाला यहाँ पे गोली चला देता है, लेकिन तभी अचानक से टाइम रुक जाता है। जुनवो यहाँ पे आके पहले उस बुद्धा मूर्ति को लेता है और फिर सियोना को बचा लेता है। वापस जाते टाइम सियोना उस पे चिल्ला रही थी कि मेरी जान जाने वाली थी और तुम्हें सिर्फ अपनी मूर्ति की पड़ी थी। जुनवो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम थी जो मेरे पीछे आई। पुलिस वाला बैठे बैठे सोच रहा था कि वो लड़की गायब हो गई और उसने बुद्धा मूर्ति को भी चुरा लिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ 2 पुलिस
वाले आकर टीवी चालू कर देते हैं। न्यूज में उसी वीडियो को चलाया जा रहा था जहाँ पे पुलिस वाला स्मगलिंग कर रहा था और ये वीडियो लेने वाला कोई और नहीं बल्कि जुनवू था और इसका भांडा यहाँ सबके सामने फूट जाता है। दूसरी तरफ जुनवू बुद्धा मूर्ति को लेके अपने पुराने लैंड ओनर के पास आता है। ये दोनों लोग कीमती और एंटिक चीजों को उसकी सही जगह पहुँचाने का काम करते हैं। जुनवू से कहता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, क्या मैं आपके घर पे फिर से रहने के लिए आ सकता हूँ? लेकिन वो अंकल कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जब जुनवू घर वापस आता है तो सियोना उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने भी उस न्यूज को देख लिया था। जुनवू उससे कहता है कि मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि तुम मेरे टाइम में कैसे आ जा सकती हो और ये कब तक होने वाला है, तो हमें इसके लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे। सियोना उससे पूछती है कि तुम किस टाइप के रूल के बारे में बातें कर रहे हो। जुनवू कहता है कि पहला रूल है कि हम दोनों ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं और दूसरा रूल है कि टाइम स्टॉप के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। सियोना उससे कहती है कि ये सब तो ठीक है लेकिन क्या तुम मुझ पे एक फेवर करोगे, तुम मेरे लिए एक बार टाइम को स्टॉप कर सकते हो? जुनवू कहता है कि मैं सोचूंगा। सियोना कहती है कि मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही कहने वाले हो। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। वहाँ पे एक लड़का जेल में था और उससे मिलने उसकी माँ आती है। वो कहती है कि ये लोग 10 मिलियन वॉन मांग रहे हैं, अगर मैं इन्हें पैसे दे दूं तो वो लोग तुम्हें रिहा कर देंगे, लेकिन मैं उन्हें पैसे नहीं देने वाली। ये लड़का कुछ साइको टाइप का था, वो अपनी माँ पे चिल्लाता है। वो कहता है कि तुम पैसे नहीं देने वाली, तुम ये चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहूं। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। कुछ पुलिस वाले आकर उसे शांत कराते हैं। नेक्स्ट सीन में किसी कंपनी में मीटिंग चल रही थी। सियोना जिस जगह पर रहती है वहाँ पे इन्हें एक छोटा सा टाउन बनाना है, लेकिन इससे पहले इन्हें ये सारा इलाका खाली कराना पड़ेगा। कंपनी की डायरेक्टर ये पूरा काम उसी बंदे को देती है जो हमेशा ही सियोना के पास से पैसे मांगने के लिए आता है। अब ये बंदा फिर से सियोना को परेशान करने जाता है। सियोना तो जितना भी कमाती थी वो सारा पैसा इसी को देती थी, उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये इसी बात के लिए सियोना को जलील करता है। इस आदमी का नाम कांग है। इसके बाद सियोना रात में जग कर छत पे सॉफ्ट टॉय बना रही थी। उसका साथ देने के लिए उसके पास इंसियोप भी आता है, लेकिन जब वो थक जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। सियोना अकेले अपना काम कर रही थी और दूसरी तरफ जुनवू सो रहा था। तभी उससे नाइटमेयर में एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की सियोना जैसी थी, पर जुनवू को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। वो जल्दी से सपने से उठता है और सोचता है कि लड़की कौन है जो बार बार मेरे सपने में आती जाती है। अब जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि सियोना तो काम करते करते ही सो गई है। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि एक सेक्सी लड़की बनकर किसी बंदे के पास उसे ठगने के लिए गया था। वो लड़की बनके उसके पैसे लेके भाग जाता है और वो आदमी उसके पीछे आता है, लेकिन ये एकदम से अपना हुलिया चेंज कर लेता है और वो उससे पकड़ नहीं पाता। फिर हम उसी औरत के बेटे को देखते हैं जो जेल से छूट गया था। उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है, पर वो खाना फेंक कर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ देना ही था तो पैसे दे देती, ये बेकार सी चीज तुम्हें देने की क्या जरूरत है। अब कांग फिर से सियोना के पास से पैसे मांगने आता है। सियोना के पास जितने पैसे थे वो उसे दे देती है। तो कहता है कि ये पैसे कम है तो अब तुम मेरी कार वॉश करो, कार वॉश करने के मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस बात पर सियोना उसकी कार वॉश करने चली जाती है, लेकिन तभी कुछ किडनैपर्स आके सियोना को किडनैप कर लेते हैं। सियोना को अंदाजा हो गया था कि ये किडनैपिंग उसकी किसने करवाई होगी। जब कार रुकती है तो सियोना मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। किडनैपर कांग को कॉल करके कहता है कि वो लड़की तो भाग गई। कांग कहता है कि उसे जाने दो, अब उसे मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। सियोना जब वापस आती है तो वो कांग पर चिल्लाने वाली थी। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही कांग उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी कार वॉश करो, तो फिर तुम कहाँ चली गई थी। वो उसे इतनी बातें सुनाता है और उसे जलील करके वहाँ से चला जाता है। सियोना को उस पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसे बहुत बुरा भी लग रहा था। वो रो रही थी। उसे रोते हुए जुनवू देख लेता है और हर बार की तरह उसे इग्नोर करता हुआ चला जाता है। सियोना रात भर इस बारे में सोचती रहती है, उसे नींद ही नहीं आती। फिर वो खड़ी होती है और कांग के दरवाजे को खटखटाती है। जब कांग का दरवाजा खुलता है तो सियोना उसके मुँह पे पैसे फेंक के मारती है और कहती है कि ये चीज तुम्हें बहुत प्यारी है ना। यहाँ पे अब कांग की बहुत बेइज्जती हो गई थी। वो इस बात का बदला लेने के लिए फिर से उन्हीं किडनैपर्स को कॉल करता है। अगले दिन जब सियोना बाहर निकलती है तो वो सारे किडनैपर्स उसे फिर से किडनैप करने आते हैं। सियोना उनसे भाग रही थी, तभी जुनवू टाइम को स्टॉप कर देता है। सियोना काफी डरी हुई थी तो वो जुनवू के कंधे पे सिर रख के रोने लगती है और इस बार जुनवू उसे मना भी नहीं करता। अगले सीन में ये दोनों रूफटॉप पे बैठे थे। जुनवू से पूछता है कि तुम इस बिल्डिंग की ओनर हो, तब भी तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हो। वो कहती है कि ये बिल्डिंग मेरे डैड की आखिरी निशानी थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोना के डैड ने उसके अंकल और कांग दोनों से पैसे उधार लिए थे और इस कर्जे को चुकता करने के लिए वो हर एक पार्ट टाइम जॉब करते थे, जो कि आज सियोना करती है। और ऐसे ही डिलीवरी करते हुए उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनके फ्यूनरल में सियोना के अंकल और कांग आते हैं। वो लोग शोक नहीं मनाते हैं और सियोना से कहते हैं कि उस बिल्डिंग को बेचकर तुम हमें हमारे पैसे दे दो। उसके अंकल तो ये भी कहते हैं कि वो सियोना की जिम्मेदारी लेंगे। सियोना जानती थी कि उसके अंकल बिल्कुल भी अच्छे
इंसान नहीं है। इसीलिए सियोना कहती है कि मैं 19 साल की हूँ और मैं अकेले रह सकती हूँ। जहाँ तक पैसे चुकाने की बात है वो मैं कमा के आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन ये बिल्डिंग मैं कभी नहीं बेचने वाली। वो ये सारी बातें जुन्वो को बता रही थी और वो ये भी कहती है कि उसका हाई स्कूल पूरा नहीं हुआ और वो कॉलेज भी नहीं जा सकी क्योंकि वो पिछले 7 सालों से पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी। जुन्वो उसकी बातें सुन के इमोशनल हो जाता है और बात बदलने के लिए सियोना कहती है कि वैसे तुमने वो नमूनों को क्या किया। ये सुन के जुन्वो हंसने लगता है। इसके बाद हम इन्हीं नमूनों को देखते हैं। ये लोग किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े थे। यहाँ पर कांग भी था। अब रात में जुन्वो को नींद नहीं आ रही थी। वो सियोना के पास जाके उससे पूछता है कि अब तुम्हें कितने पैसे देने बाकी हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है और अगले दिन सियोना कांग के पास जाकर उसका सारा पैसा एक ही बार में चुका देती है। कांग ये देख के शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास आखिर इतने सारे पैसे आए कहाँ से। सियोना कहती है कि अचानक से ही मेरी लॉटरी लग गई, तो अब मुझे तुम्हारा ये बेकार से चेहरा देखना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें 3 घंटे देती हूँ और इन 3 घंटों के अंदर जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। कांग सियोना की ही बिल्डिंग में रहता था। सियोना इतनी ज्यादा तेज चिल्लाती हुई उससे कहती है कि नीचे खड़ा इंसेओक भी डर जाता है। अगले सीन में कांग बहुत ज्यादा खुश होकर अपने सारे पैसे लॉकर में रख देता है, लेकिन जब वो उसे दोबारा चेक करने के लिए जाता है तो सारे पैसे गायब थे और हमें तो पता ही है कि ये सारा काम जुन्वो का है। सियोना अपनी बिल्डिंग को देखते हुए अपने डैड को याद कर रही थी। तभी उसके पास इंसेओक आता है और वो उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारे हाथों से ये बिल्डिंग चली गई है। सियोना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। सियोना जिस बार में काम करती है वो इंसेओक को भी यहाँ लाती है। इंसेओक उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। सियोना कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरी लॉटरी लगी है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता हूँ। अब इस बार की ओनर सियोना और इंसेओक दोनों को पहले से ही जानती थी। वो इंसेओक को देखकर कहती है कि पहले तो तुम सियोना को लाइक करते थे ना। वो कहता है बकवास करना बंद करो। तो सियोना कहती है कि हाँ, मुझे भी याद आ गया, ये पहले मुझे पसंद करता था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है हाई स्कूल के टाइम का। एक दिन उसने हिम्मत करके सियोना को लव लेटर लिखा, लेकिन सियोना ने उस लेटर को सबके सामने पढ़ा, जिससे इंसेओक को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि सियोना ने उसकी फीलिंग्स का सबके सामने मजाक बनाया है। सियोना समझ गई थी कि इंसेओक को बुरा लगा है। वो उससे तुरंत माफी मांगने आती है, लेकिन इंसेओक उसे माफ नहीं करता। बट सियोना के डैड के गुजर जाने के बाद सियोना अकेली थी, इसलिए इंसेओक फिर से उसका दोस्त बन गया। और फिर सियोना कहती है कि उस दिल से फिर तो मेरी बिल्डिंग से कभी गई ही नहीं, हमेशा मेरे साथ रहे। तो क्या अब हमें डेट पर जाना चाहिए। इंसेओक कहता है कि नहीं। सियोना उससे कहती है कि क्या तुम्हें एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तभी वहाँ से जुन्वो गुजरता है तो सियोना इंसेओक को छोड़ के जुन्वो के पीछे चली जाती है। जुन्वो कहता है कि तुम इस तरीके से बड़बड़ करते हुए मेरे घर में घुस गई हो। सियोना कहती है माफ करना, मैं अभी बाहर जाती हूँ। सियोना की हरकत सोचते हुए जुन्वो स्माइल करता है। फिर हम उस साइको लड़की को देखते हैं जो जेल से रिहा हुआ था। वो किसी क्लब में था और उसने कब से बिल पे नहीं किया था। वेटर आके जब उससे पैसे मांगता है तो वो अपनी माँ को फोन करता है, लेकिन उसकी माँ उसका फोन नहीं उठाती। तो अब ये साइको लड़का इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो किसी को जान से मार देता है। क्लब के लोग उसके पीछे भागते हैं तो ये अपना हुलिया चेंज कर लेता है। मतलब शेप बदलने वाला पर्सन कोई और नहीं, यही साइको लड़का है। जब ये यहाँ से भाग रहा होता है तो फीमेल रिपर आके उसे पकड़ लेती है। अब जुन्वो को सपने में फिर से सियोना दिखाई देती है। जुन्वो उठकर कहता है कि मुझे हर बार एक ही सपना क्यों आता है। वो अपना काम करने लगता है। अब वो अपने पुराने लैंड ओनर से पूछता है कि क्या आपने कभी सपने देखे हैं। वो कहता है कि हाँ, मैं तो अपने आप को बिल्डिंग का ओनर समझता हूँ। मेरे पास 20 नहीं 30 फ्लोर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। जहाँ पे वो जुन्वो को सियोना के लिए कोई क्लू देना चाहते हैं। फिर जुन्वो जब अपने घर की तरफ जा रहा था तो वो एक एंटिक शॉप में एक ब्रेसलेट को देखता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसे फिर से उस लड़की के विजन आते हैं। वो सोचता है कि इस ब्रेसलेट की मदद से मैं अपने सपने को क्लियरली देख पाऊंगा और वो उस ब्रेसलेट को खरीदने की बात करता है। लेकिन शॉप ओनर कहता है कि ये ब्रेसलेट बेचने के लिए नहीं है। जुन्वो ये सुन के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे म्यूनजुन आता है और जब वो उस ब्रेसलेट को देखता है तो उसे भी विजन्स आते हैं कि एक छोटा बच्चा उसे फादर फादर कह रहा है। वो भी जुन्वो की तरह उस ब्रेसलेट को खरीदने की बात करता है, लेकिन शॉप ओनर उसे बेचने को मना कर देता है। लेकिन इसके ही जैसे और भी ब्रेसलेट मेरे पास हैं। तभी यहाँ पे टाइम स्टॉप होता है और जुन्वो इस ब्रेसलेट को आके चुरा लेता है। म्यूनजुन एक क्रीम रिपर था, इसलिए टाइम स्टॉप होने का उस पर कोई असर नहीं होता और वो ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखता है। जुन्वो उस ब्रेसलेट को लेके अपने लैंड ओनर के पास जाता है। वो उससे बताते हैं कि ये एक साधारण ब्रेसलेट है, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। लेकिन जुन्वो उसे कहता है कि प्लीज आप पता लगाइए कि ये ब्रेसलेट आया कहाँ से है। वो उसे कहते हैं कि तुम इस चीज के पीछे क्यों पड़े हो, मैंने कहा ना बस ये एक मामूली सी चीज है। ये सुन के जुन्वो वहाँ से चला जाता है। म्यूनजुन जुन्वो का पीछा कर रहा था। वो उसके घर तक पहुँच जाता है। जुन्वो सियोना से कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें बिना इन्फॉर्म किए हुए टाइम को स्टॉप किया। सियोना कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तो इस मौके का अच्छा खासा फायदा उठाया और बहुत सारा काम
काम किया और बदले में मुझे देखो बोनस मिल गया। वो काफी क्यूट हरकतें कर रही थी तो जुनवो स्माइल कर देता है। सियोना कहती है कि तुमने अभी अभी स्माइल की। वो कहता है नहीं तो। तभी यहाँ पे इंसियोप आ जाता है। सियोना इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। वो इंसियोप को तो अपना फ्रेंड ही कहती है, लेकिन जुनवो को वो बेसमेंट कह के बुलाती है। वो उसे कभी उसके नाम से नहीं बुलाती थी, तो आज भी उसके मुंह से बेसमेंट ही निकलता है। अगले दिन कांग आके सियोना से कहता है कि तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वो तो सारे गायब हो गए, अब मुझे सारे पैसे चाहिए। सियोना उसे कहती है कि ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। कांग उससे कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मैं इस जगह से उठूंगा ही नहीं। वो यहीं पे बैठ जाता है। सियोना उससे कहती है कि यहाँ से अभी के अभी निकलो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। कांग कहता है जिसे बुलाना है बुला लो, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। तभी यहाँ पे सियोना की बिल्डिंग में रहने वाले एक अंकल आते हैं और कहते हैं कि सुबह सुबह तुमने चिल्ला के मेरी नींद खराब कर दी। कांग कहता है कि मैं तो यहाँ से पैसे लेकर ही जाऊंगा, तुम्हें पुलिस को बुलाना है तो पुलिस को बुलाओ, और अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार भी सकती हो। और यहाँ मारने वाली बात तो कांग पे भारी पड़ जाती है। वो अंकल बड़ा सा चाकू लेके यहाँ पे आते हैं। ये देख के कांग डर जाता है और यहाँ पतली गली से भाग जाता है। अगले सीन में सियोना उस अंकल को थैंक यू कहने जा रही थी, लेकिन वो उनकी कमरे को देख के शॉक हो जाती है क्योंकि वो अंकल का कमरा पूरे खिलौने से भरा हुआ था। सियोना को पहले तो अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो उससे ज्यादा माइंड नहीं करती। इसके बाद उसे मिलने के लिए जुनवो बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हारा इसी तरीके से चलता रहा तो मेरा टाइम स्टॉप वाला भांडा तो सबके सामने फूट जाएगा, तुम थोड़ी केयरफुल रहो। इसके बाद वो इंसियोप के साथ बैठी होती है। इंसियोप उससे पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो। सियोना कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, वो तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्ट है, अगर मेरी उससे शादी हुई तो मेरे डैड तो हेवन से ही मेरी चिंता करने लगेंगे। ये सुन के इंसियोप खुश हो जाता है। तभी सियोना कहती है कि वो कोल्ड हार्ट तो है लेकिन वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। इंसियोप कहता है इसका मतलब तुम उसे पसंद करती हो। नेक्स्ट सीन में सियोना की मदद करने वाले वो अंकल कहीं जा रहे थे और कांग वहीं किसी बंदे से बात कर रहा था, तो वो बंदा उस अंकल को देख के कहता है कि तुम तो वही गैंगस्टर वांगो हो ना। कांग कहता है कि क्या कहा, गैंगस्टर? अंकल कहते हैं माफ करना, शायद तुमने किसी गलत इंसान को पहचान लिया, और वो चले जाते हैं। कांग उससे पूछता है कि तुमने उसे गैंगस्टर कहा, ये सारा क्या मांझ रहा है। वो बंदा उसे बताता है कि ये वही गैंगस्टर ही था, इसकी ही वजह से एक टाइम पर हमारी गैंग कोरिया की नंबर 1 गैंग हुआ करती थी। वो एक ही पंच में 3 दांत को तोड़ देता था। जब भी वो आता था सबको पता चल जाता था कि वांगो आया है, लेकिन इसी की वजह से ही हमारा गैंग बिखर गया। इसने हमारी खुफिया इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी, जिसकी वजह से हमारे काफी गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ लिया। हमारे लीडर वांगो को कब से ढूंढ रहे थे ताकि वो अपने हाथों से उसे मार सके। वांगो को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है और उसे एक अच्छा मौका लगता है। वो सोच रहा था कि अगर वो उसके रास्ते से चला गया तो वो फिर से सियोना को तंग कर पाएगा, इसलिए वो गैंग लीडर के पास जाकर वांगो का एड्रेस दे देता है। अगले सीन में कुछ गैंगस्टर्स घर पे उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन ऐसी किसकी मजाल जो वो लोग वांगो को टच कर सके। सभी लोग उससे डर रहे थे। सियोना ने गैंगस्टर वाली बातें बाहर से सुन ली थी। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वांगो खुद सियोना को अपनी स्टोरी बताता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वांगो अपने कुछ लोगों को लेकर पैसे वसूली करने जाता है। वो बंदा उसे कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसके ऑफिस को तोड़ने लगता है और यहाँ पे उसे कुछ छुपाए हुए पैसे मिलते हैं, तो वांगो उन पैसों को लेकर जाने लगता है। वो बंदा उससे कहता है कि इन पैसों को छोड़ दो, ये पैसे मेरी बेटी के हॉस्पिटल बिल के लिए हैं। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वांगो उसकी एक बात नहीं सुनता और पैसे लेके चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे खबर मिलती है कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया है। वांगो जब उसे देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि ये बंदा सच कह रहा था, उसकी बेटी हॉस्पिटलाइज है। बच्ची की हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं किया तो वो मर सकती है। वांगो को अपने किए पे पछतावा हो रहा था, तो वो उस बच्ची के ऑपरेशन के सारे पैसे भर देता है। थोड़ी देर बाद वो बच्ची आके कहती है कि गैंगस्टर अंकल, आपने ही पैसे भरे हैं ना, आपकी वजह से ही मैं थोड़ी और दिन जी पाऊंगी। कुछ टाइम ऐसे ही बीतता है। वांगो उस छोटी बच्ची को देखने ऐसे ही हॉस्पिटल आया करता है। उस बच्ची के लिए वांगो तो अब दूसरा फादर बन गया था, लेकिन बस किस्मती से वो बच्ची उस बीमारी से बच नहीं पाती। जाने से पहले उस बच्ची ने वांगो के लिए एक लेटर छोड़ा था। उसमें लिखा था कि मैं जानती हूँ आप मेरे डैड के फ्रेंड नहीं हो, आप एक गैंगस्टर हो और मेरे डैड आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से मरे हैं, तो आपको ज्यादा गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हो तो अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से ही जीना। इसका लेटर पढ़कर वांगो काफी टूट जाता है। वांगो सियोना को ये सारी बातें बता रहा था। सियोना उसे कहती है कि अच्छा, तो अभी इतने सारे खिलौने आपके कमरे में थे। वांगो कहता है कि उस टाइम पे मैं भाग गया था, तो गैंग लीडर को ऐसा लगता है कि मैंने ही खबर को लीक किया होगा। सियोना कहती है कि ये तो एक बड़ी गलतफहमी है, आपको जल्दी से इसे क्लियर करना चाहिए। वांगो ये सुनकर गैंग लीडर के पास जाता है और गैंग लीडर उसे देखकर मुझसे मारने लगता है। वो चुपचाप मार खा रहा था। वो उससे काफी बार पूछता है कि क्या तुमने खबर को लीक किया, लेकिन वांगो तो कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो तंग आके उसे जान से मारने का ऑर्डर दे देता है और तभी यहाँ पे टाइम स्टॉप हो जाता है। अगले सीन में वांगो उसी बच्ची की ग्रेव पर था, यानी कि
इन गैंग लीडर के पास सियोना आई थी और सियोना ने उस गैंग लीडर की सारी गलतफहमी दूर कर दी। इसके बाद सियोना जुनवो के साथ थी। वो उससे कहती है कि आज तुमने मेरी काफी मदद की है तो मैं तुम्हें मिल्क ट्रीट दूंगी। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए और यहाँ से चला जाता है और सियोना यही बात इंस्योप से कहती है कि मैं तुम्हें मीट ट्रीट दूंगी। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और वो साथ में ये भी पूछ लेता है कि क्या हम डेट पर जा सकते हैं। सियोना के घर रहने वाली एक औरत अपनी बेटी से बातें कर रही थी। उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया था। वो कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आती थी, इसलिए वो लेडी उसका खाना कमरे के बाहर छोड़ देती है। जब वो बाहर आती है तो सियोना उससे मिलती है और वो कहती है कि आपने पिछले 2 महीने का मेंटेनेंस नहीं दिया है। आंटी कहती है कि मैं दे चुकी हूँ। सियोना कहती है कि आप क्यों मजाक कर रही हैं, आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। ये लेडी बहाने बनाने लगती है कि मैं यहाँ पे सफाई कर दूंगी तो मुझे फीस नहीं भरनी पड़ेगी। सियोना कहती है कि आप ये सब छोड़िए, अगली बार से ऐसा मत करना। तभी यहाँ पे इंस्योप तैयार होकर आता है और ये लेडी इन दोनों को देखकर कहती है कि क्या तुम दोनों डेट पर जा रहे हो। अगले सीन में ये दोनों अपनी मूवी डेट पर गए थे। इंस्योप देखता है कि यहाँ पे बाकी कपल्स काफी ज्यादा लवी डवी हो रहे हैं, लेकिन सियोना का ध्यान तो सिर्फ मूवी देखने और पॉपकॉर्न खाने में ही था। जब ये लोग लंच पर जाते हैं तो यहाँ पर भी सिर्फ सियोना खाने में ही लगी थी। इंस्योप उससे पूछता है कि क्या हम दोनों सच में डेट पर आए हैं। सियोना कहती है ये डेट नहीं है तो और क्या है। रात में जब इंस्योप उसके साथ बैठकर बातें करता है तो वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम सच में उस बेसमेंट को पसंद करती हो। तो जुनवो को याद करते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। इंस्योप कहता है तो मतलब तुम उसे पसंद करती हो। दूसरी तरफ जुनवो काम करते हुए सियोना को याद कर रहा था। शायद वो भी अब सियोना को पसंद करने लगा है। जुनवो बस में बैठा था। वो देखता है कि कोई उसे बस में घूर रहा है और ये आंटी वही है सियोना की बिल्डिंग में रहने वाली। जुनवो जब घर पहुँचता है तो ये आंटी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। जुनवो उनसे पूछ लेता है कि आप कब तक मुझे फॉलो करने वाली हैं। ये आंटी कहती है कि तुम तो बेसमेंट हो ना, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, लेकिन तुम इतने अच्छे कैसे दिख सकते हो, ऊपर से तुम काम भी अच्छा करते हो। जुनवो कहता है कि अगर आपको कुछ काम नहीं है तो मैं अपने घर के अंदर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये आंटी जुनवो को खाना देने जाती है। जुनवो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ गया था और जब वो अपने घर वापस आती है तो वो अपनी बेटी से जुनवो के बारे में बातें करती है कि वो लड़का सिर्फ हैंडसम ही नहीं, एक बहुत अच्छा इंसान है। अगर तुम्हारी शादी उससे हुई तो तुम्हारे लिए तो यहीं पर ही स्वर्ग है। लेकिन उसकी बेटी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तभी उस लड़की सुना के 2 फ्रेंड उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि जब हमने तुम्हें वो वाली बात बताई तो हमने तुम पर यकीन नहीं किया, प्लीज हमें माफ कर देना। प्रोफेसर का भांडा फूट गया है। सुना उन दोनों की बातों को सुनकर अपने कान बंद कर देती है और रोने लगती है। आंटी कहती है कि प्लीज आप दोनों यहाँ से चले जाइए। ये दोनों कहते हैं कि कितने साल हो गए हैं, सुना को अब नॉर्मल हो जाना चाहिए। सुना को सबके सामने आकर प्रोफेसर के बारे में बताना चाहिए, यही एक सही रास्ता है। आंटी कहती है कि जब मेरी बेटी ट्रॉमा से गुजर रही थी तब तुम लोग कहाँ थे, अब तुम लोगों को ये सब क्यों याद आ रहा है। जब तुम्हारी दोस्ती कहाँ गई थी जब उसके साथ वो सब कुछ हो रहा था। एक फ्रेंड होने के नाते तुम्हें उस पर यकीन करना चाहिए था। अब बात करने को कुछ बचा नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आंटी टूट जाती हैं। सुना से कहती हैं अब तो इतने साल हो गए हैं, अब तो बाहर निकल आओ, अब तो मैं भी थक चुकी हूँ, प्लीज बाहर निकल जाओ। लेकिन उसकी बेटी बाहर नहीं निकलती। तभी जुनवो इनके बर्तन लौटाने आ रहा था और वो इन्हें इस तरह से रोते हुए देख लेता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुना आर्ट की स्टूडेंट थी। उसका जो प्रोफेसर था वो उससे लेक्चर के दौरान गलत जगहों पर टच करता था। एक बार उसने सुना को ऑफिस में बुलाया और जब वो बाहर निकली तो उसकी हालत खराब थी। और अगले दिन जब वो स्कूल आई तो सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि ह्यूमर्स फैले थे कि प्रोफेसर और सुना दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इसीलिए सुना को स्कॉलरशिप भी मिलती है। सुना ने अपनी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, उसकी माँ ने भी नहीं। इसलिए उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया। ये सारी बातें वो जुनवो को बताते हुए कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं उस पर यकीन करती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। जुनवो कहता है कि आपको उससे माफी मांगनी चाहिए, क्या पता वो आपकी माफी का ही इंतजार कर रही हो, क्योंकि कोई उस पर यकीन नहीं करता तो चल सकता था, लेकिन आप तो उसकी माँ हो, आपको तो उस पर यकीन करना था। अब यहाँ आंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो तुरंत जाके सुना से माफी मांगती है और अपने दिल की सारी बातें उसे बताती है। सुना भी अब काफी इमोशनल हो गई थी और अगले दिन वो बाहर निकल जाती है। ये देखकर आंटी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो सुना को लेकर बाहर जाती है और उसे दिखाती है कि देखो प्रोफेसर का सारा काला चिट्ठा सबके सामने खुल चुका है। एक ग्रिम रिपर को अब म्यूजिन पर शक हो गया था तो वो उसे कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब कुछ इलीगल है, अगर गॉड को पता चला तो क्या होगा। और वो ग्रिम रिपर अपने टीम लीडर को ही गॉड कह रहा था। अगले सीन में गॉड को सारी बातें पता लग गई थी। वो म्यूजिन को डांटता है और दूसरे रिपर से कहता है कि जल्दी से उस टाइम स्टॉपर को पकड़ के लाओ, मतलब कि गॉड जिनवो को पकड़ने की बात कर रहा था। दूसरी तरफ सियोना सदज के बारे में काम करने के लिए जाती है। ओनर कहती है कि ये स्टाइल
तुम्हारा तो नहीं है, तो बताओ कौन है वो लड़का, कहीं वो बेसमेंट तो नहीं ना। सियोना कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। ओनर कहती है कि हमेशा तुम उसके बारे में ही बातें किया करती हो, तो ये जानना तो काफी आसान है। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओनर कहती है इट्स ओके, तुमने अपने कर्जे के सारे पैसे चुका दिए हैं, तो अब तुम्हारा हक बनता है, तुम जितना चाहे उतना प्यार कर सकती हो। अब सियोना जब घर वापस आती है तो कांग उसके घर के सामने खड़ा था। वो कहता है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो तो सारे गायब हो गए, और जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देती मैं तुम्हारी बिल्डिंग को छोड़ के नहीं जाऊंगा। सियोना कहती है क्या बकवास कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। सियोना उसे गाली देने लगती है, लेकिन ये बंदा तो गाली देने की बात भी जाने का नाम नहीं लेता। तभी यहाँ पे फांगो आता है। अब फांगो को देखकर तो कान की हालत खराब हो जाती थी, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। अब सियोना और बाकी बिल्डिंग के लोग एक अनाथालय में फ्री की सर्विस देने गए थे। आंटी देखती है कि उनकी बेटी सोना कुछ अनाथ बच्चों को ड्राइंग सिखा रही है, और इसमें वो काफी खुश नजर आ रही है, तो आंटी उसे देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ सियोना कपड़े सुखा रही थी, तो सुनवो आके उसकी मदद करता है। ये सीन यहाँ पे रोमांटिक होने लगता है। नेक्स्ट सीन में सियोना सुनवो को बताती है कि उसे ये सारे पार्ट टाइम जॉब नहीं करने हैं, उसका सपना है कि वो एक राइटर बने। सुनवो उससे बताता है कि तुम जरूर एक दिन बहुत बड़ी राइटर बनोगी। उन दोनों को इस तरीके से बात करते हुए एनसीओ भी देख लेता है, और वो अगले सीन में सुनवो के पास जाके गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है। सुनवो गेम में हारने वाला था, वो टाइम को स्टॉप करके चीटिंग करने वाला था, लेकिन सियोना उसे ऐसा नहीं करने देती और सुनवो गेम में हार जाता है। जीतने पर एनसीओ काफी ज्यादा खुश हो रहा था और सियोना सुनवो को चिढ़ा रही थी। तभी सुनवो का ध्यान एक दूसरी लड़की पे जाता है जो कि गूंगी थी। वो साइन लैंग्वेज में अपने भाई से पूछती है कि बताओ तुम्हें किसने मारा, तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया। वो तंग आकर खाना अधूरा छोड़ के वहाँ से चला जाता है। सुनवो को ये सब देख के अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में इन दोनों भाई बहनों को दिखाया जाता है जो कि अकेले थे। फिर से ये लड़की साइन लैंग्वेज में उससे कुछ पूछ रही थी, लेकिन जब उसका भाई जवाब नहीं देता तो ये लड़की अपनी पावर का यूज करती है। वो माइंड के जरिए उससे पूछती है कि बताओ स्कूल में तुम्हें कौन बुली करता है, लेकिन ये लड़का फिर भी कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट डे उस लड़के को कुछ लड़के स्कूल में बुली कर रहे थे क्योंकि वो अनाथ था। दूसरी तरफ सेम सिचुएशन उसकी बहन की भी थी। कुछ लड़कियां आकर उसे मार रही थी। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये बुली करने वाली लड़कियां कहती हैं कि हम तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसे भी मारेंगे। ये सुनकर इस लड़की को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि ये अपनी पावर का यूज करती है। वो अपने मन से लोगों को मैसेज पहुंचाती है कि अगर मेरे भाई को टच भी किया तो ये अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सारी लड़कियां डर जाती हैं कि ये आवाज आ कहां से रही है। ये गूंगी लड़की कुछ लड़कियों को हिप्नोटाइज करके अपनी ही फ्रेंड को डराने के लिए कहती है। तभी यहाँ पे जुन्वो आता है और टाइम स्टॉप करके इस गूंगी लड़की को यहाँ से लेके चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि जुन्वो ने जब उस लड़की को पहली बार देखा था तो उसने उसे पहचान लिया था कि उसके पास भी पावर है। अगले दिन ये बुली गैंग फिर से किसी दूसरी लड़की को परेशान कर रही थी। जब सियोना आके उन लड़की को रोकने को कहती है तो ये लड़कियां कहती है कि इस लड़की को हम बाद में देख लेंगे, पहले इसका काम तमाम करते हैं। लेकिन तभी सियोना की मदद करने के लिए बार की ओनर आ जाती है। लड़कियां कहती है ये तो सिर्फ दो हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ पाएंगी। लेकिन नेक्स्ट सीन में बार की ओनर इन लोगों को काफी अच्छा खासा सबक सिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कंपनी की डायरेक्टर कांग को किडनैप करके काफी ज्यादा टॉर्चर करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बिल्डिंग खाली करवाने का काम दिया था, ये मैं तुम्हें दूसरा चांस दे रही हूँ जिसमें काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ सियोना देख रही थी कि उसने अपने सारे कर्जे के पैसे भर दिए हैं और अब वो फ्री है। वो जुन्वो से कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी काफी मदद की है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन हम इस बार किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे। इसके बाद जुन्वो अपने घर चला जाता है। जब वो सो रहा था तो उसे फिर से सियोना का सपना आता है। वो उस सपने से उठकर उस ब्रेसलेट को देखने लगता है। अगले दिन वो अपने लैंड ओनर को बताता है कि ये ब्रेसलेट चमक रहा था। वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि भले ही ये ब्रेसलेट पुराना हो लेकिन इसमें कुछ खास बात नहीं है। दूसरी तरफ सियोना घर में बैठी हुई स्टोरी लिख रही थी क्योंकि उसे राइटर जो बनना है, और ऐसे ही वो स्टोरी लिखते लिखते जुन्वो के बारे में सोचने लगती है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने जुन्वो खड़ा था। वो कहती है कि तुमने देख लिया। जुन्वो कहता है कि हाँ, सब कुछ शुरुआत से। सियोना काफी एम्बैरेस फील करती है। जुन्वो उससे कहता है कि मैं काम की वजह से कहीं बाहर जाने वाला हूँ। अब ये सोचती है कि ये बेसमेंट जाने से पहले ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहा है, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करता है। लेकिन जुन्वो यहाँ कहता है कि तुम मेरे जाने के बाद उन दोनों भाई बहन का ध्यान रखना। सियोना कहती है कि हाँ ठीक है, रख लूंगी। जुन्वो की दूसरी सिटी में जाने के बाद अब कांग सियोना के पास आता है और वो सियोना से कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे पास से 7 साल पहले एक और लोन लिया था। इस लोन में तुमने मुझे 1 रुपया भी नहीं चुकाया। जल्दी से मुझे पैसे वापस करो वरना तुम्हारी बिल्डिंग अब मेरी हो जाएगी। ये सुनकर सियोना काफी शॉक होती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों भाई बहन सियोना को मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन सियोना इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो नहीं जाती। ये दोनों यहाँ से निकलने ही वाले थे तभी यहाँ पे फीमेल रिपर आके उस लड़की को पकड़ लेती है। इसके बाद गॉड उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़कर हम पृथ्वी पे बैलेंस बनाए रखते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए काम करो।
करो। ये लड़की सोचने की बात कहती है कि मेरे भाई का क्या होगा। गॉड उसे कहते हैं कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, पहले तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए ना कि अपने भाई की। वैसे तुम उसकी चिंता मत करो, अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हारे भाई की लाइफ को हेवन बना दूंगा। ये सुन के लड़की मान जाती है। गॉड उसे एक चाय पीने को देता है। इस चाय को पीने के बाद वो लड़की अपनी सारी पुरानी यादों को भूल जाती है। और दूसरी तरफ पैसे न मिलने पर कांग कुछ लोगों को लेकर सियोना के घर आता है। उसका सामान तोड़ फोड़ करने लगता है। सियोना देखती है कि कांग उसकी बिल्डिंग की प्रॉपर्टी पेपर्स को ढूंढ रहा है और वो इन पेपर्स को लेकर किचन में जाके छुप जाती है। उसके साथ सुना और आंटी भी थी। सियोना इंस्योप को कॉल करने लगती है, लेकिन कांग तभी दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है। कांग उसे कुछ कर पाता है इससे पहले ही इंस्योप यहाँ आ जाता है और उन लोगों को लेके बाथरूम में चला जाता है। कांग कहता है कि क्या मजाक है, मुझसे छुपने के लिए अब ये लोग बाथरूम में जाकर छुपेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि इंस्योप के पास भी पावर्स हैं। इंस्योप इन तीनों को लेकर कहीं दूसरी जगह पे आ गया था। कांग और बाकी गुंडे अब शॉक थे कि यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पे इंस्योप आता है और उसे बाथरूम में आने को कहता है। ये लोग इसके पीछे चले जाते हैं और इंस्योप इन सभी लोगों को किसी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस लेकर आया था। इसी में ही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में इंस्योप सियोना से कह रहा था कि बचपन से ही मेरे पास ये सुपर पावर है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैंने इस पावर को काफी कम बार ही यूज किया। सियोना कहती है आज तुमने मेरी काफी मदद की है, इसके लिए थैंक यू। मैं तो यहाँ समझ गई हूँ, लेकिन तुम ये बात उन दोनों को कैसे समझाओगी। इंस्योप कहता है कि मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कांग और उनकी टीम को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बस ऐसे ही यहाँ पर आ गए। कांग जब अपने घर जा रहा था तभी टाइम स्टॉप होता है और सुनबू आके कांग को किडनैप कर लेता है। सुनबू उसको इतना टॉर्चर करता है कि वो डर के मारे सपने से उठ जाता है। वो सोचता है कि ये सपना था या हकीकत, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपना लॉकर चेक करने जाता है। उसका लॉकर खाली था। उस पे एक नोट लिखा था कि ये तुम्हारा सपना नहीं है। दूसरी तरफ सियोना अपने घर का सामान समेट रही थी। वो अपनी डैड की तस्वीर देखकर रो रही थी और सोच रही थी कि हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी यहाँ पे सुनबू आता है और वो उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, वो कांग तुम्हारे पास से पैसे मांगने नहीं आएगा। सियोना उसे कहती है कि क्या तुमने फिर से मेरी मदद कर दी। सुनबू उसे कहता है कि तुम्हें राइटर बनना था ना, तो बस इसी बात पर फोकस करो। सुनबू अपने दिल की बात उसे बताते हुए कहता है कि पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस थी। मैं अपनी लाइफ में अकेला था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ काफी ज्यादा बदल गई है। ये सुन के सियोना सुनबू के गाल पे किस करती है। सुनबू सियोना से पूछता है कि वो दोनों भाई बहन कैसे हैं। तो सियोना उसे कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सुनबू अभी के लिए इस बात पे ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो किस की वजह से काफी ज्यादा खुश था और वो खुशी खुशी अपने बेसमेंट में जाता है तो उसके सामने गॉड खड़ा था। वो उससे पूछता कि वो कौन है, उससे पहले ही वो अपना इंट्रो उसे देता है। सुनबू को लगता है कि वो मजाक कर रहा है तो वो टाइम को स्टॉप करता है, लेकिन इसका गॉड पर कोई असर नहीं होता। तभी उसका ध्यान उस ब्रेसलेट पे जाता है। गॉड उसे देखकर कहता है कि तो सारे फसाद की जड़ ये है ना, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सियोना और सुनबू डेट पर जाते हैं। सियोना काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन सुनबू का ध्यान यहाँ पर कम और गॉड की बात पर ज्यादा था। सियोना भी इस बात को नोटिस करती है कि सुनबू कहीं खोया हुआ है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इंस्योप इन तीनों को अपनी सुपर पावर्स के बारे में समझा रहा था। ये तीनों लोग सोचते हैं कि अभी तक जो हमारी मदद करता आ रहा है वो इंस्योप है, सुनबू का पुराना लैंड ओनर। जब गॉड से मिलने जाता है तो गॉड उसे सीनियर कह के बुलाता है। वो अंकल कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर बस ड्रिंक के लिए आया हूँ। गॉड कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पर उन दोनों और उस ब्रेसलेट की वजह से आए हैं। ये सीन यही कट हो जाता है। हम देखते हैं सियोना काफी ज्यादा परेशान थी। तभी यहाँ पे इंस्योप आता है। वो उसका चेहरा देख के कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने धम कर दिया है। वो कहती है कि यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। इंस्योप कहता है कि इसका मतलब ये है कि सच में उस बेसमेंट ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। सियोना यहाँ से परेशान होकर जाने लगती है। उसके सामने सुनबू आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए इंस्योप के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सियोना ड्रंक थी, लेकिन फिर भी उसे ड्रिंक करनी थी। इंस्योप कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। उन तीनों लोगों को म्यूंजू दूर से देख रहा था तो सोचता है कि पहले गॉड ने कहा था कि अगर तुम उस टाइम स्टॉपर को पकड़ने जाओ तो तुम्हें पहले उस लड़की को पकड़ना होगा। तभी यहाँ पे सुनबू आता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोना जब इंस्योप के साथ जा रही थी तो सुनबू ने देख लिया था कि म्यूंजू उन दोनों का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे म्यूंजू का पीछा करते हुए आया था। नेक्स्ट सीन में सुनबू सियोना को लेकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे म्यूंजू मिलता है। म्यूंजू जैसे ही यहाँ पे इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है तभी इंस्योप आके इन दोनों को लेकर भाग जाता है। इंस्योप सुनबू से कह रहा था कि मुझे पता ही था कि एक ना एक दिन ये लोग मुझे पकड़ने यहाँ पर आएंगे ही, इसलिए मैं अपनी पावर्स का ज्यादा यूज नहीं करता था। सुनबू उससे कहता है कि तुम्हें रिपर्स के बारे में पता है। इंस्योप कहता है कि हाँ, मेरी डैड इन लोगों की वजह से ही मर गए। अब दूसरी तरफ म्यूंजू और बाकी सारे रिपर्स इंस्योप को पकड़ने के लिए उसके घर आए थे, लेकिन वहाँ पे इंस्योप नहीं था। तभी म्यूंजू की नजर इंस्योप की बचपन वाली फोटो पर जाती है। अगले दिन सियोना जब उठती है तो सुनबू उसके बगल में
में ही सोया हुआ था। वो उसे कहती है कि कल मैंने पीने की वजह से काफी हंगामा कर दिया, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जुनवू कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन कल रात तुम काफी टेढ़ी मेढ़ी सो रही थी। तभी यहाँ पे इंसियोप आके कहता है कि पता नहीं सुबह सुबह मैंने क्या देख लिया, अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अब ये लोग किसी रेस्टोरेंट में हैंगओवर सूप पी रहे थे। इंसियोप जुनवू से कहता है कि तुम सियोना का ध्यान रखना, मैं अब मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते। सियोना कहती है मुझे ज्यादा पीने की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं रेस्ट रूम होकर आती हूँ। ये सुन के ये दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो सियोना कहती है कि क्या अब तुम दोनों मेरे पीछे आने वाले हो? ये दोनों ही कहते हैं कि नहीं, लेकिन जब सियोना वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तो उसके सामने म्यूंजू आ जाता है। वो यहाँ सियोना को पकड़ने आया था, लेकिन तभी यहाँ पे जुनवू और इंसियोप पहुँचते हैं। जुनवू तो सियोना को लेके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इंसियोप म्यूंजू के हाथों लग जाता है। और आज जब वो उसका चेहरा देखता है तो वो म्यूंजू को फादर कह के बुलाता है। म्यूंजू फादर शब्द सुन के शॉक हो जाता है। इंसियोप कहता है कि क्या आप अभी भी जिंदा हो? नेक्स्ट सीन में इंसियोप म्यूंजू को लेके घर जाता है कि दोनों जो भी बातें कर रहे थे गॉड यहीं पर बैठ के देख रहे थे। वो कहते हैं कि इस म्यूंजू को अपनी सारी पुरानी यादें याद कैसे आ गई। सियोना जुनवू पे चिल्ला के कहती है कि तुम और इंसियोप दोनों ही काफी अजीब बिहेव कर रहे हो, आखिर मुझे किस बात से खतरा है? ये सुन के जुनवू से सारी बातें बताते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे खतरा है, इसलिए हमें अब अलग हो जाना चाहिए। वो सियोना को छोड़ के जा रहा था तो सियोना उसे रोक के कहती है कि प्लीज मत जाओ। जुनवू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे मिलके कभी भी रिग्रेट फील हुआ? तो वो कहती है कि कभी भी नहीं, और ये सुनकर जुनवू उससे किस कर लेता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इंसियोप की फैमिली कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी माँ बीमार थी, जिस वजह से म्यूंजू को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था। वो जितने भी पैसे कमाता था सबके सब हॉस्पिटल बिल में ही जाते थे, और वो घर का रेंट भी पे नहीं कर पाता था। एक दिन इंसियोप की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और उनके पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तो इंसियोप को लगता है कि उसके डैड ये सब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने अंकल के पास जाता है। उसके अंकल अच्छे इंसान नहीं थे, उसे पता था कि इंसियोप और म्यूंजू दोनों के पास ही सुपर पावर्स हैं, और वो इंसियोप की मदद से बहुत बड़ी चोरी करना चाहता था। जब म्यूंजू को पता चलता है कि इंसियोप यहाँ पर नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए अपनी सुपर पावर्स का यूज करता है, और उसे अपनी पावर्स यूज करते हुए जुनवू देख लेता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि जुनवू एक क्रिम रिपर है, और अब प्रेजेंट टाइम में जुनवू सियोना को लेकर अपने पुराने लैंड ओनर के पास आता है, और वो सीधे उनसे पूछता है कि मैं कौन हूँ और इस ब्रेसलेट का आखिरकार चक्कर क्या है। तो हम फिर से एक फ्लैशबैक पे जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जुनवू क्रिम रिपर हुआ करता था और ये लैंड ओनर अंकल गॉड थे। जुनवू इन अंकल से कहता है कि मैं म्यूंजू को पकड़ने जा रहा हूँ, और दूसरी तरफ इंसियोप अपने अंकल की चोरी करने में मदद कर रहा था। और जब ये लोग म्यूजियम से चोरी करके वापस आते हैं तो इन गुंडों को इंसियोप काफी पसंद आता है। ये लोग कहते हैं कि इस बच्चे के पास तो काफी ज्यादा एबिलिटी है और ये हमारी चोरी करने में काम आ सकता है, और इसलिए हम लोग इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इंसियोप के अंकल इतने भी ज्यादा बुरे इंसान नहीं थे कि वो इंसियोप को इन गुंडों के हवाले करें, तो ये लोग उस पे हमला करते हैं। तभी यहाँ पे म्यूंजू आ जाता है, वो इंसियोप को इन गुंडों से बचा लेता है, और तभी यहाँ पे जुनवू आ जाता है। प्रेजेंट टाइम में इंसियोप म्यूंजू को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन म्यूंजू को यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आता। तभी यहाँ पे फीमेल रिपर कुछ लोगों को लेकर इंसियोप को पकड़ने आती है, और म्यूंजू इंसियोप को यहाँ से भगा देता है और इन लोगों से फाइट करता है। इस बात की उसे सजा मिलती है। अगले सीन में वो गॉड के सामने था। गॉड उससे गुस्से में पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। म्यूंजू उनसे कहता है कि पहले आप बताइए, आपने मेरी मेमोरीज क्यों छीन ली? आप मेरी मेमोरीज वापस लौटा देते हैं तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गॉड कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारी मेमोरीज लौटा दी तो क्या तुम अपने ही बेटे को डिस्ट्रॉय कर पाओगे? क्या तुम चाहोगे कि वो इस दुनिया से गायब हो जाए? यही रीजन है कि मैं रिपर बनने के टाइम पे ह्यूमन की सारी मेमोरीज को इरेज कर देता हूँ। फिर से हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक देखते हैं। जुनवू मिंजू को जैसे पकड़ने वाला था तो बीच में इंसियोप आ गया था। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था और वो जुनवू को उसे देते हुए कहता है कि प्लीज मेरे डैड को जाने दो और आगे से मैं कभी चोरियां नहीं करूंगा। जैसे ही जुनवू की नजर उस ब्रेसलेट पे जाती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिंजू को वहीं पे खत्म कर देता है। वो उसे मारकर इंसियोप को भी मारने वाला था, लेकिन तभी ही वो अंकल आके उससे रोक लेते हैं। ये सारी बातें ये अंकल जुनवू को बता रहे थे। वो अंकल से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया था। अंकल कहते हैं कि मैं चाहता था कि तुम और सियोना मिलो और साथ रहो, और इस ब्रेसलेट के जरिए ही तुम दोनों हर जन्म में मिलते हो। दूसरी तरफ मिंजू गॉड से कह रहा था कि आप मेरी मेमोरीज लौटा दे, आपसे मेरी यही एक लास्ट रिक्वेस्ट है। गॉड मान जाते हैं और कहते हैं कि इसके बदले में तुम्हें इंसियोप को इस दुनिया से वेनिश करना होगा, और
इतना कहकर वो उसे चाय पीने को देते हैं। अगले सीन में म्यूनजू इंस्योप के पास जाता है और इंस्योप उसे देख के समझ जाता है कि इस बार उसे सब कुछ याद आ चुका है। ये दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और इंस्योप रोते हुए कहता है कि आप मुझे यहाँ पे ले जाने के लिए आए हैं ना। ये सुन के म्यूनजू इंस्योप को लेकर कहीं चला जाता है और उसके बाद उसकी सारी पावर्स उससे छीन लेता है। और जब फीमेल रिपर यहाँ पे आती है तो वो इंस्योप से कहता है कि यही मेरा तुम्हें लास्ट गिफ्ट था और वो उसे छोड़ के वहाँ पे रिपर से फाइट करने चला जाता है। लेकिन वो ज्यादा उनसे नहीं लड़ पाता और उसकी बॉडी एकदम से वैनिश हो जाती है। गॉड दूर से ही बैठे ये सब कुछ देख रहे थे और वो कहते हैं कि अच्छा तो इसकी लास्ट रिक्वेस्ट ये थी। उसके बाद जब म्यूनजू गॉड के पास आते तो वो कहते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी इतनी ज्यादा पावर को झेल नहीं पाती, इसीलिए तुम्हारी मौत वहाँ पे हो गई। मैं जो भी तुम्हें करने को कहता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही होता है। म्यूनजू अब यहाँ से चला जाता है और इस बार वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब होने वाला था। उसके जाने के बाद फीमेल रिपर यहाँ पे आती है और गॉड से पूछती है कि आपने हमारी मेमोरीज छीन ली ताकि आप अपने फायदे के लिए हमारा यूज कर सके। गॉड कहते हैं अब तुम भी म्यूनजू की तरह बात करने लगी। रिपर कहती है कि हम इंसानों के लिए हमारी मेमोरीज ट्रेजर जैसी होती है, आपने हमसे वही छीन ली। गॉड कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सुपर पावर मिलती है तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सोचते हैं और सिर्फ अपना ही भला करना चाहते हैं। अगर ऐसे ही चलेगा तो पृथ्वी पर बैलेंस बना नहीं रहेगा और अगर तुम रिपर्स के पास मेमोरीज रही तो तुम लोग अपनी फीलिंग को काम के बीच में लाओगे। तुम लोग के ठीक से काम करने की वजह से अर्थ पर बैलेंस नहीं रहेगा और क्राइम बढ़ता ही जाएगा। गॉड कहते हैं कि अब हमें उस टाइम स्टॉपर को पकड़ने जाना होगा। दूसरी तरफ उन अंकल ने सियोना और जुनवू दोनों को ही यहाँ से दूर भगा दिया था, लेकिन रिपर्स उसका पीछा करते करते उसके पास पहुँच जाते हैं। गॉड का असिस्टेंट रिपर जुनवू से कहता है कि सीनियर, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा हो और इसीलिए चुपचाप आप हमारे साथ चले। जुनवू को अंकल ने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई इंसान एक बार यहाँ से गायब हो जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसीलिए जुनवू इन लोगों के साथ जाना नहीं चाहता था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जुनवू ग्रीन रिपर हुआ करता था तो वो सियोना को पसंद करता था और उस ब्रेसलेट की ऑनर कोई और नहीं बल्कि सियोना थी। पिछले जन्म में सियोना के पास टाइम स्टॉप करने की सुपर पावर थी। ये बात पता होते हुए भी जुनवू ने उससे प्यार किया क्योंकि उस ब्रेसलेट की मदद से उन लोगों को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं। और जब इन अंकल को सियोना के बारे में पता चला तो वो कुछ रिपर्स को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं। जुनवू सियोना को बचाने बढ़ता है और इस चक्कर में वो कई सारे रिपर्स को मार देता है। वो अंकल आगे आकर कहते हैं कि तुम जानते हो उस लड़की ने अपनी पावर्स का यूज करके कितना मेस फैलाया है और तुमने इसे बचाने के लिए अपने ही कलीग्स को मार डाला। जुनवू उस अंकल से कहता है कि चाहे तो आप मुझे मार डाले लेकिन उसे जिंदा रहने दें, ये आगे से अपनी पावर का कभी भी यूज नहीं करेगी। वो अंकल कहते हैं जुनवू तुमने मुझे सच में निराश किया है और वो इतना कहकर सियोना को गायब कर देते हैं। सियोना के गायब होने पर जुनवू गॉड से कहता है कि आप मुझे भी गायब कर दीजिए या फिर मेरी मेमोरी को मिटा दीजिए, अगर मुझे सब कुछ याद रहा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तो अब आप ही कोई फैसला कीजिए। अब वो अंकल उसे मेमोरी भुलाने वाली चाय पिला देते हैं। फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है और अब अंकल गॉड को ये सारी बातें सुना रहे थे। गॉड पूछते हैं कि फिर सियोना का पुनर्जन्म कैसे हुआ। अंकल कहते हैं कि उस ब्रेसलेट की ओनर सियोना है और हर जन्म में वो दोनों इसी ब्रेसलेट के कारण मिलते हैं। एक बार मैंने इस ब्रेसलेट को छुपाने का ट्राई किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस ब्रेसलेट में पता नहीं ऐसी कौन सी पावर है कि हम गॉड की पावर भी उस ब्रेसलेट के सामने कम पड़ जाती है। और सुनवू और जियोना तो एक दूसरे से किस्मत से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो हर जन्म में एक दूसरे से मिलते हैं। गॉड कहते हैं कि आपने तो किस्मत पे सब कुछ छोड़ दिया लेकिन मैं उन दोनों को डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। दूसरी तरफ रिपर सियोना को पकड़ने वाले थे तो जुनवू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ब्रेसलेट वहीं पर था। उस ब्रेसलेट के जरिए जुनवू को अपनी पुरानी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं। वो सियोना को बचाने के लिए पहले की तरह ही रिपर्स को मारने लगता है। तभी गॉड आकर उससे रोकते हैं। वो तो यहाँ पे जुनवू को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे लेकिन वो अंकल आके उन्हें रोक देते हैं। गॉड कहते हैं आप हर बार आके मुझे रोक क्यों देते हैं, आप मेरे सीनियर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे हर काम में टांग अड़ाएं। अंकल कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो लेकिन तुम मेरी बात को समझते नहीं। जुनवू और सियोना यहाँ पे दोनों ही इन अंकल की मदद से बच जाते हैं। गॉड के जाने के बाद वो अंकल जुनवू से कहते हैं कि अब तो तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज मिल गई ना। जुनवू सियोना को गले लगा लेता है। वो अंकल से कहता है कि हमारी मदद करने के लिए थैंक्स। अंकल उस ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस ब्रेसलेट के अंदर तुम दोनों की मेमोरीज हैं, तो इस ब्रेसलेट को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे इंसियोप और बाकी लोग आ जाते हैं। सियोना उनसे पूछती है कि क्या गॉड वापस आने वाले हैं। अंकल कहते हैं कि अभी के लिए तो नहीं, फिलहाल वो किसी सोच में डूबा होगा, फिर वो कुछ फैसला लेगा और फिर कुछ करेगा। आंटी कहती है कि अच्छा तो तुम गॉड हो। वो कहता है कि नहीं, ये पहले गॉड थे लेकिन अब नहीं है। तो आंटी कहती है तो अच्छा तो तुम रिटायर हो गए हो, क्या अब तुम्हें पेंशन मिलती है। ये सुन के सभी लोग चुप हो जाते हैं। आंटी कहती है कि मैंने सुना है कि हमारी लैंड ओनर और इस बेसमेंट के पीछे कुछ लोग पड़े थे और आपने इनकी मदद की। ये लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं जिन्होंने हमारी काफी बार मदद की है। ये सुन के अंकल कहते हैं कि इन्हें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये लोग तो काफी ज्यादा समझदार हैं। उसके बाद जब सियोना इस ब्रेसलेट को टच करती है तो उसे अपनी
पास्ट लाइफ दिखाई देती है। हमें यहाँ पता चलता है कि पास्ट लाइफ में सियोना का ये खुद का ही फैसला था कि वो इस दुनिया से गायब हो जाए। अगर वो जिंदा रही तो वो जुनवू के लिए मुसीबत खड़ी करती रहेगी, इसीलिए उसने अंकल से कहा था कि वो उसे वैनिश कर दे। और अब जब सियोना अपनी आंखें खोलती है तो जुनवू उसे कहता है वेलकम बैक सियोना। वो लोग कुछ कहते तभी यहाँ पे अंकल आ जाते हैं। अंकल जुनवू से कहते हैं कि मुझे सियोना से अकेले में कुछ बात करनी है। सियोना उनसे कहती है थैंक्स मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। अगर मैं बीच में नहीं आती तो आज जुनवू की जिंदगी अच्छे से बीत रही होती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। उस टाइम पर भी मैंने आपसे एक फेवर मांगा था और इस बार भी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब अंकल यहाँ से जा रहे थे तभी यहाँ पे गॉड आ जाते हैं। गॉड कहते हैं कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे ये लगा कि ये दोनों इस दुनिया के लिए खतरा है, मुझे इन्हें डिसअपीयर करना ही होगा। जैसे ही वो इन दोनों के पास जाने लगता है ये सभी लोग उसके सामने आ जाते हैं। गॉड कहते हैं कि मैं गॉड हूँ। आंटी कहती है कि अगर तुम गॉड हो तो इसमें मैं क्या करूँ। जब हम दोनों माँ बेटी बस मरने ही वाले थे तो जुनवू ने आकर हमें बचाया। वांगो कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी गैंगस्टर के हाथों बस मरने ही वाला था, तब जुनवू ने ही मुझे बचाया था। ये हमारे सेवियर हैं और तुम इन लोगों को नहीं मार सकते। आंटी कहती है कि इस दुनिया में कितने सारे इनोसेंट लोग गलती ना होने पर भी मारे जाते हैं। ये लोग तो काफी अच्छे इंसान है, फिर तुम इन दोनों के पीछे क्यों पड़े हो। जाके बुरे इंसानों को पकड़ो ना। सियोना देखती है कि आंटी तो गॉड के साथ झगड़ा ही करने लगी है, इसीलिए वो उस ब्रेसलेट की मदद से जुनवू की सारी पावर अपने अंदर ले लेती है। और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सियोना ने अंकल के पास से कौन सा फेवर मांगा होगा। वो गॉड के पास जाकर टाइम स्टॉप कर देती है और गॉड से कहती है कि अब मेरे पास ये सुपर पावर है तो आप सिर्फ मुझे ले जाइए और इन लोगों को जाने दीजिए। गॉड उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो सियोना कहती है कि क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे जाने के बाद सभी लोग खुश रहेंगे। और अब गॉड उसे गायब कर देते हैं। और इन लोगों के जाने के बाद जब ये बाकी लोग नॉर्मल होते हैं तो इन्हें सियोना याद नहीं थी और ये लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। फिर हमें कहानी कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पे इंसियोप की बॉस उस पर लाइन मार रही थी, लेकिन इंसियोप उसे कोई भाव नहीं देता। और वांगो भी सुना का ध्यान अपनी बेटी की तरह रख रहा था और वो आंटी के साथ भी काफी ज्यादा घुल मिल गया था। और सुना ने आर्ट्स कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था। फिर हम जुनवू को देखते हैं, उसे एक राइटर बनना था, वो अपनी स्टोरी लिख रहा था। और दूसरी तरफ सियोना एक रिपर बन गई थी और एक सुपर पावर वाले इंसान को पकड़ने गई थी। गॉड उस पर दूर से ही नजर रखे हुए थे और वो कहते हैं कि ये लड़की तो अभी तक नहीं बदली। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मैंने इसकी मेमोरी मिटाते टाइम कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। फिर इंसियोप कहता है कि जिस इंसान को सियोना याद रहनी चाहिए थी उसे बिल्कुल भी वो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। डैड ने तो मेरी सारी सुपर पावर मुझसे छीन ली थी, लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ याद रहता आ रहा है। अभी भी मुझे मेरे डैड याद है और सियोना भी। इंसियोप जुनवू के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई टैलेंट भी नहीं है, तो फिर भी तुम राइटर क्यों बनना चाहते हो। जुनवू कहता है कि बस मैं ये करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा टाइम को स्टॉप करने वाली अपनी पावर को यूज कर रहा था। सियोना को जैसे ही उसके बारे में पता लगता है वो उस छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए भागती है। जुनवू जो कि सब कुछ भूल गया था, लेकिन उसे वो ब्रेसलेट अभी भी याद था और वो अभी भी उस ब्रेसलेट को ढूंढ रहा था। कुछ लोग उस ब्रेसलेट को लेकर जुनवू के पास आते हैं। जुनवू जब उसे ध्यान से देख रहा था तभी वहाँ से सियोना गुजरती है उस बच्चे को पकड़ते हुए। उस ब्रेसलेट के पास आते ही सियोना को सब कुछ याद आ जाता है। वो जुनवू की तरफ देखते हुए उससे बेसमेंट कह के बुलाती है और वो छोटा बच्चा अब गॉड के हाथों लग जाता है। और जब गॉड उसे सीनियर कह के बुलाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये छोटा बच्चा तो वही अंकल हैं। उन्होंने ऐसा जानबूझ के किया था ताकि वो जुनवू और सियोना को फिर से मिला सके। दूसरी तरफ जुनवू सियोना से कह रहा था कि अभी तुमने टाइम को स्टॉप किया, क्या तुम कोई मैजिक वगैरह जानती हो। नहीं रुक जाओ, ये मैजिक तो नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर जरूर कुछ सुपर पावर है। सियोना ये सुनकर स्माइल कर देती है क्योंकि जब पहली बार वो जुनवू से मिली थी तो उसने भी उससे यही सवाल किए थे। जुनवू यहाँ पे अभी भी एक नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन फिर भी उस पर टाइम स्टॉप होने का कोई भी असर नहीं पड़ा। जुनवू उससे कहता है कि तुम मुझे बेसमेंट कहकर क्यों बुला रही हो, तुम्हें कैसे पता कि मेरा घर बेसमेंट में है। सियोना कहती है कि ये लंबी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहते हो। तो वो उस पर एक स्माइल कर देता है और इसी के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ड्रामा आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।